नमस्कार। रेडियो गोरखपुर 90.8 से मैं हूं आपका अपना आरजे मार्तंड। दोस्तों, आज का दिन बेहद ही खास है क्योंकि आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर उमा श्रीवास्तव जी, जो कि गणित एवं सांख्यिकी विभाग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से संबंध रखती हैं। और आज हम मैम से बातचीत करेंगे नारी शक्ति और नारी शक्ति जागरण के विषय पर और सशक्तिकरण के विषय पर। सबसे पहले मैम तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपसे चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप ये बताएं कि नारी शक्ति जागरण की समाज में क्यों आवश्यकता है। सबसे पहले आप सभी का अभिवादन करती हूँ और रेडियो जॉकी के माध्यम से हमको सुनने वाले सभी लोगों का मैं अभिनंदन करती हूँ। और जैसा कि मुझसे पूछा गया कि नारी शक्ति जागरण की क्यों आवश्यकता है आज के समय में, तो हमें सबसे पहले समझ लेना चाहिए कि नारी क्या है। माता एवं देवी के रूप में ईश्वर की अनुपम संरचना है नारी। इसको हम नारी शक्ति बोलते हैं और मातृशक्ति बोलते हैं। इसको हम महिम शक्ति बोलते हैं। महिम मतलब अपार, जो अपार शक्ति से भरपूर है वो नारी शक्ति है। अगर हम नारी की स्थिति की चर्चा करेंगे, जो कि बहुत विस्तृत एक विषय है, तो ये हमें कई कालखंडों में जाना पड़ेगा, लेकिन हम मोटा मोटा बता दें कि इसकी अपार शक्ति इस तरह से है कि जैसा कि दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ है कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, तो भी हम शक्ति के रूप में नारी की पूजा कर रहे हैं। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, माता के रूप में हम नारी की पूजा कर रहे हैं। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता, यानी विद्या के रूप में देवी सरस्वती की हम पूजा कर रहे हैं। इसी तरह से लक्ष्मी का रूप, सरस्वती का रूप, ये सारे रूप जो है नारी के रूप हैं। लेकिन आज आवश्यकता पड़ गई है इसके जागरण की, क्योंकि जो हमारा वैदिक काल का ये रूप था वो आज हम सभी भूल गए हैं। अब हमको इसके कारणों पे जाना पड़ेगा कि क्यों हम भूल गए हैं। ये समाज जो है वो स्त्री पुरुष के दोनों के सहयोग से और सामंजस्य से चलता है। हमारे बीच स्त्री पुरुष के बीच समन्वय की नीति चलती है, लेकिन ये समन्वय की नीति गुलामी के कालखंड में खत्म हो गई, जब नारी को पर्दे के पीछे ढकेल दिया गया। हजारों वर्षों की गुलामी के कारण इसको नारी को पर्दे के पीछे ढकेल दिया गया और नारी तमाम कुरीतियों की शिकार हो गई, जिसमें कि वो पर्दा प्रथा आ गया, दहेज प्रथा आ गया, नारी की पढ़ाई बंद कर दी गई। तो नारी जो उसका रूप था वो हजारों साल या सैकड़ों साल आप कुछ कह लीजिए खत्म हो गया। और उनके बीच में से भी हमारे बीच में विद्वान नारियां निकलती रहीं जिन्होंने समाज को लीड किया, लेकिन फिर भी बाकी जो आम नारी शक्ति थी वो अपनी शक्ति को विस्मृत कर चुकी थी। इसी विस्मृति को याद दिलाने के लिए आज नारी शक्ति जागरण के रूप में हम इसको कहते हैं कि हमें इसको जगाना है। शक्ति जागेगी तभी जो है हमारा समाज जागेगा। अगर किसी समाज की व्याख्या करनी है तो उस समाज की व्याख्या करने के लिए वहां की स्त्री की आप चर्चा करिए, उसको देखिए और उसकी व्याख्या करिए। जिस समाज में या जिस परिवार में नारी अच्छी है, की स्थिति अच्छी है, वो समाज अच्छा है, वो परिवार अच्छा है। तो आज हमें आवश्यकता है इसी शक्ति को जगाने की। तो इसी वजह से नारी शक्ति जागरण की आवश्यकता हमें पड़ी। वाह, बहुत बढ़िया मैडम। नारी शक्ति जागरण की वाकई बहुत ही ज़रूरत है। और हम शक्तियों को जागृत करने के लिए, जैसा कि आपने बताया कि धन की इच्छा हो तो लक्ष्मी जी की पूजा होती है, विद्या की इच्छा हो तो सरस्वती जी की, और शक्ति की इच्छा हो तो जगत जननी जगदम्बा की आराधना करते हैं, कि नारियों को ही पूजा जाता है। इसके साथ ही साथ मैं आपसे मैडम जानना चाहूँगा कि 21वीं सदी के इस दौर में भारतीय समाज में नारी की स्थिति कैसी है, आप किस नज़रिए से देख रही हैं। देखिए, नारी का जो वर्तमान रूप है वो हम उसका आधुनिक काल 19वीं शताब्दी से मानते हैं, जब हमारा स्वतंत्रता आंदोलन बड़े चरम पे चल रहा था। उस वक्त प्रथम बिगुल बजाने वाली एक महिला थी, नारी थी, रानी लक्ष्मीबाई, जिसके माध्यम से स्वतंत्रता का बिगुल बजा और पूरा समाज उठ खड़ा हुआ। कितनी नारियों ने उस वक्त योगदान दिया। आप कैप्टन लक्ष्मी सहगल को जानते हैं, जिन्होंने आजाद हिंद फौज के सेनापति के रूप में काम किया। सरोजनी नायडू को आप जानते हैं, जो
जब हमारा देश आज़ाद हुआ हो तो उत्तर प्रदेश की प्रथम शासक बनी। इस तरह से बहुत सी नारियों ने अपना कार्य, एनी बेसेंट का नाम हमारे जवान पे आता है, जिन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत काम किया। युद्ध काल में, विश्व युद्ध की विभीषिका में उन्होंने बहुत से ऐसे, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम आता है जिन्होंने काम किया, मदर टेरेसा का नाम आता है जिन्होंने काम किया। तो हम नारी को आधुनिक का जो शक्ति का और जिसको आप 21वीं शताब्दी कह रहे हैं, आधुनिक काल, वो 19वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है, जब स्वतंत्रता के पहले और स्वतंत्रता के बाद की स्थिति में नारी में कैसे कैसे परिवर्तन आए। बहुत सी ऐसी नारियां थी जिन्होंने हर क्षेत्र में, चाहे वो विद्या का क्षेत्र हो, ज्योतिबा सावित्रीबाई फुले ने नारी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ढेर सारा काम किया, और प्रथम विद्यालय जो नारियों, स्त्रियों के लिए अलग से बनाया गया, वो सावित्रीबाई फुले द्वारा बनाया गया। बहुत से समाज सुधारकों जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले, इन लोगों ने नारी के जागरण के रूप में बहुत ढेर सारा काम किया। स्वामी विवेकानंद जी के साथ जो भगिनी निवेदिता लंदन से आई थी, यूरोप से आई थी, उन्होंने भी बालिका शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया, और दार्जिलिंग वगैरह में उनका बनाया हुआ सबसे पहला स्कूल है। तो आधुनिक काल को हम इस तरह से देखते हैं कि जो नारी पर्दे के पीछे थी और शिक्षा से वंचित थी, वो नारी हमारे पढ़ाई की ओर उन्मुख हुई, और पढ़ाई की ओर उन्मुख होते ही, घर की चारदीवारी लांघते ही उसको समझ में आ गया कि समाज में उसकी क्या भूमिका हो सकती है। उसने समाज में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई, और वो समाज, राजनीति का क्षेत्र हो, समाज सेवा का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, समाज उत्थान का क्षेत्र हो, नारी ने हर क्षेत्र में काम किया। जैसी चर्चा आएगी हम उसके बारे में और आपको बताएंगे। लेकिन नारी ने आधुनिक काल में 19वीं शताब्दी से 21वीं शताब्दी तक अपनी स्थिति में बहुत परिवर्तन किया। तमाम वैज्ञानिक निकली, तमाम डॉक्टर निकली, जिनकी चर्चा मतलब हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हमारा देश नारी शक्ति के रूप में बहुत प्राचीन काल से अग्रणी था, और आज भी आधुनिक काल में अग्रणी है। जी, वाकई में आज भी आधुनिक काल में अग्रणी है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि प्राचीन काल में जब देश की नारी इतनी पढ़ी लिखी थी, बढ़ चढ़कर हर प्रोग्रामों में, कार्यक्रमों में प्रतिभाग करती थी, तो फिर बीच में ऐसा क्या हो गया, खासकर मध्यकाल की अगर बात की जाए, तो पढ़ाई लिखाई को छुड़वा करके फिर उन्हें पर्दे के पीछे जाना पड़ा, पर्दा प्रथा शुरू हो गया। इसके क्या कारण थे? देखिए, जब हमारा वैदिक काल था, हम नारी की स्थिति को 3 काल में देखेंगे। एक तो अति प्राचीन काल, प्राचीन काल से हम अति प्राचीन की हम चर्चा छोड़ देते हैं। प्राचीन काल, फिर मध्यकाल, फिर आधुनिक काल। आधुनिक काल की चर्चा अभी हमने की, हम प्राचीन और मध्य की चर्चा करेंगे। प्राचीन काल में स्त्रियां शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अग्रणी थी, कोई पर्दा प्रथा नहीं हुआ करती थी, और वो गुरुकुल हुआ करते थे। गुरुकुल में ऋषि पढ़ाते थे, ऋषि पत्नी पूरा सहयोग करती थी, समाज के दान के पैसे से हमारा समाज चलता था, और स्त्रियां भी घर पे पढ़ा करती थी, उनके लिए भी शिक्षा का पूरा वो प्रबंध किया जाता था। गुरुकुल में बालक बालिका शिशु अवस्था से जब बालक अवस्था में आता था, आ जाता था, और किशोरा अवस्था तक वहां रहता था, और हर प्रकार की विद्या में गुरुकुल में ऋषि पत्नी और ऋषि उनको निपुण करते थे, और वो समाज में जाते थे। लेकिन जब मध्यकाल आया तो हमारे ऊपर विदेशी आक्रांता हमारे ऊपर आक्रमण करने लगे, और हमको गुलाम बनाने लगे। तो गुलाम बनाने का उनका सबसे सीधा तरीका समझ में आया कि यहाँ की जो शिक्षा दीक्षा है उसको बंद कर दिया जाए। आप सभी ने सुना होगा कि जो बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय जलाया, तो 6 महीने तक जलता रहा। आप समझिए, मतलब इतनी पांडुलिपियां थी वहां पे कि वो 6 महीने तक जलती रही। मतलब इतना ज्यादा हमारे पास पढ़ाई लिखाई और इससे धन संपदा वैभव हुआ करता था। सोमनाथ मंदिर 17 बार लूटा गया। भारत को इस तरह से नष्ट करने की कोशिश की गई। और दूसरा जिसका सबसे सीधा असर हमारी नारी पे पड़ा, और नारी हमारी पर्दे के पीछे
चली गई। पढ़ाई लिखाई सबसे पहले बंद हुई और उसको पर्दे के पीछे ढकेल दिया गया कि न नारी फ्रंट पे आएगी, न सामने आएगी, न हमारा समाज अग्रणी होगा। और इसी वजह से जैसे ही नारी पर्दे के पीछे गई, उसके ऊपर तमाम तरह की कुरीतियां लाद दी गई। एक तो उसको पर्दे में किया गया, दूसरा उसका बाल्यावस्था में जो है शादी। विवाह कर दिया जाता था, और विवाह बहुत दहेज के साथ किया जाता था। जहाँ किया विधवा विवाह नहीं होता था, वहां जाने पर आजकल एक सीरियल आ रहा है अहिल्या बाई होलकर, अगर आप उसको देखिए तो समझ में आ जाएगा कि अहिल्या बाई ने किस तरह से नारी की कुरीतियों के प्रति अपनी लड़ाई लड़ी। उन्होंने दत्तक कानून बनाया, विधवा विवाह कानून बनाया, यानी ये सारी चीजें जो एक्सेप्टेबल नहीं थी मध्यकाल में, वो सारी चीजें धीमे धीमे इन कुरीतियों को दूर किया गया। ये सारे विदेशी आक्रांताओं को आके भारत के गुलाम बनाने की प्रक्रिया के कारण नारी के ऊपर कुठाराघात हुआ। पुरुष भी मतभ्रम हुए, पुरुष भी केवल सेवक के रूप में समाज में काम किए उस वक्त में, मध्यकाल में। लेकिन जब देश आजाद हुआ और जब देश आजाद हुआ, तब पुरुषों को अपनी भूमिका समझ में आने लगी, वो अग्रणी भूमिका में आने लगे। लेकिन नारी के लिए बहुत समाज सुधारकों ने काम किया, और उन समाज सुधारकों के माध्यम से नारी समाज में अग्रणी भूमिका में अपना स्थान पाने के लिए अभी भी प्रयासरत है। बिल्कुल, वाकई कई समाज सुधारकों ने, जैसा कि राजा राम मोहन राय जी ने भी प्रथा को दूर सती करने प्रथा। के लिए, सती प्रथा को दूर करने के लिए काफ़ी सारे काम किए समाज में। अच्छा मैम, आज़ादी के बाद से देश में ऐसे कौन कौन से कानून बने जिससे नारियों को सशक्त किया गया, और उन कानूनों को लागू करने के लिए क्या अड़चनें आई और क्या आ रही हैं? सबसे पहले तो आपको बताएं, जब देश 1947 में हमारा आज़ाद हुआ, तो हमारा 1952 में हिंदू कोड बिल आया, जिसमें नारियों को बहुत जैसे बहु विवाह की प्रथा हुआ करती थी, तो बहु विवाह खत्म किया गया। क्योंकि उसमें क्या था कि एक एक राजा या एक एक आदमी 10-10 शादी तक कर लेता था एक बच्चे के लिए। उसमें क्या होता था, नारी का शोषण ही होता था और कुछ नहीं होता था। और हिंदू कोड बिल आया, लेकिन दुर्भाग्य हमारे राजनीतिक जगत का था कि हिंदू कोड बिल के अगेंस्ट ही, विरोध में ही नारी को ही खड़ा कर दिया गया, पूरे सदन को खड़ा कर दिया गया। तब उस वक्त की तत्कालीन सरकार ने उस कोड बिल को टुकड़े टुकड़े में करके और पास कराया। इस प्रकार से नारी की स्थिति सुरक्षित हुई और एक विवाह प्रथा पे बहु विवाह प्रथा खत्म हुई। फिर उसके बाद बाल विवाह प्रथा कानून के माध्यम से खत्म की गई 1956 में। इसी तरह से दहेज प्रथा के लिए कानून लाया गया, और 2005 में जो नारी सुरक्षा कानून लाया गया, उसकी वजह से नारी बहुत सशक्त हुई और सुरक्षा उसकी मजबूत हुई। तो इस तरह से दहेज निरोधक कानून, नारी को शिक्षा का अधिकार, बाल विवाह कानून, सती प्रथा बंद कराई गई, हिंदू कोड बिल, बहु विवाह खत्म किया गया। इस तरह के बहुत से ऐसे कानून सरकार द्वारा बनाए गए जिससे कि नारी की स्थिति मजबूती की ओर बढ़ी। जी जी, वाकई मैडम। अच्छा मैम, इसी के क्रम में हम आगे आपसे जानना चाहेंगे कि नारी को सशक्तिकरण की दृष्टि से, नारी को स्वावलंबन बनाने के लिए भारत सरकार की ओर से कौन कौन सी ऐसी योजनाएं लागू की गई जिससे नारियां सशक्त हो सकें? भारत सरकार ने नारी को स्वावलंबी बनाने के लिए, खास करके वर्तमान समय में, बहुत से ऐसे जो है कानून बनाए, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, कन्या भ्रूण हत्या। जी। और अगर आप ये तो कानून बनाए कि बेटी जिनके खिलाफ कानून बनाए, लेकिन बहुत से ऐसे लाभ के ऐसे की योजनाएं आई जिनके माध्यम से इसको फायदा होना था। जैसे विधवा पेंशन योजना, कोई किसी का पति काम नहीं करता है और वो विधवा हो गई, तो उसके लिए उस पेंशन योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना। इसी प्रकार से आपका जो है वो उज्ज्वला योजना बहुत ज्वलंत योजना है, जो सरकार की पूरी दिशा को ही, समाज की राजनीति की दिशा को जिसने बदल दिया, कि नारी उसी चूल्हे चौके में फंसी रहती थी और धुएं के कारण उसको 50 बीमारियां होती थी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उज्ज्वला योजना के माध्यम से सस्ती गैस, मुफ्त के गैस कनेक्शन सबके लिए उपलब्ध कराए, जिसके माध्यम से जो है आज जिसने राजनीति की दिशा ही बदल दी और नारियों को इस तरह का लाभ दिया।
इसी तरह से लड़कियों के लिए हर क्षेत्र में रास्ते खोले गए। आज अवनी चतुर्वेदी एक जो फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली भारत की महिला बनी, जिसको ये परमिशन मिली कि वो जेट फाइटर प्लेन उड़ा सकती है, और उसके साथ 2 अन्य लड़कियों को मिली। इस तरह से बहुत से ऐसे काम हुए कि जिसने जो है भारत सरकार की योजनाओं ने जिसको लाभ मिला। बिल्कुल, वाकई मैडम। और गांव-गांव तक की योजनाएं फैली हुई हैं कि महिलाओं के नाम पे जो है प्रधानमंत्री आवास योजना उन्हीं के नाम पे रजिस्टर्ड है, चाहे वो राशन कार्ड की योजना हो, महिलाओं के नाम पे रजिस्टर्ड है। अच्छा, इसके साथ ही साथ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि महिला सशक्तिकरण के संबंध में आप हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगी, जो हमें देख रहे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगी, किस तरीके से समझाना चाहेंगी कि वे समाज में आगे बढ़ कर के समाज के आईने को बदलें और महिला सशक्तिकरण को मजबूत करें? देखिए, महिला सशक्तिकरण के लिए हमको 5 दिशा में काम करना है। शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, और 4 तो हमको याद आ रहा है, एक 5वां भी है। सुरक्षा। हाँ, हाँ, आर्थिक दृष्टिकोण से भी इसको बहुत मजबूत बनाना पड़ेगा। 5S महिला की सुरक्षा में हमको जो है पता चलते हैं, तो इस क्षेत्र में हमको इनको करना पड़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं के लिए बहुत से अवसर खोल दिए गए हैं। आज पहले ये स्थिति ये थी कि कैंपस तक लड़कियां नहीं पहुंचती थी, ड्रॉप आउट्स हो जाती थी, और आज स्थिति ये है कि आप कैंपस के अंदर की स्थिति देखेंगे तो लड़कियां ज़्यादा पढ़ रही हैं, और लड़के अब जो है जल्दी अपनी पढ़ाई खत्म करके चले जाते हैं समाज क्षेत्र में, लेकिन लड़कियां अपनी पढ़ाई पूरी कर रही हैं। तो ये एक बदलाव है। सुरक्षा की दृष्टि से भी हमारी सरकार ने बहुत काम किया है, जिससे वो सशक्त हो सकें। तमाम तरह के कानून बनाए हैं, हेल्पलाइन नंबर बनाया गया है, उनके शोषण के खिलाफ जो है आवाज उठाने के लिए उनको सशक्त किया गया है। और इस तरह के मोबाइल, लड़कियों का किसी उनके वर्क प्लेस पे शोषण ना हो पाए, तो इस तरह के मोबाइल बनाए गए हैं, पैनिक बटन बनाया गया है, ताकि आप सीधे अगर दबाएं, आप मुसीबत में हो तो आप जो है अलर्टनेस आ जाएगी। और वर्क प्लेस पे कोई गलत तरीके से देखता भी है तो वो लड़की स्वतंत्र है, और वो महिला स्वतंत्र है कंप्लेन करने के लिए। तो इस तरह से सुरक्षा की दृष्टि से भी सरकार ने बहुत से ऐसे कानून बनाकर उनको उनको सशक्त किया है। इसी प्रकार से अगर हम स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें, तो स्वास्थ्य में क्या होता था, लड़कियां जनरली परिवार का काम करने के चक्कर में या महिलाएं काम करने के चक्कर में अपना ख्याल नहीं करती थी, उनमें एनीमिया की प्रॉब्लम होती थी, वो कुपोषित हो जाती थी, और नतीजा होता था कि जब उनका विवाह होता था तो वो कमजोर बच्चों को जन्म देती थी, जिससे कि अगली पीढ़ी भी कुपोषण का शिकार होती थी। तो सरकार ने इस दिशा में बहुत काम किया है, लड़कियों को कुपोषण के प्रति अलर्ट किया है। महिला डॉक्टरों के द्वारा उनको तरह तरह से काउंसलिंग की जाती है, ताकि वो जो है अपनी समस्याएं जो संकोच के कारण छिपाती हैं वो बताएं। और इस तरह का जागृति किया गया है कि घर में महिलाएं अपने लिए भी समय निकालें, अपने स्वास्थ्य के प्रति भी ध्यान दें, खान पान पे ध्यान दें, परिवार का तो वो संभालें ही संभालें। स्वावलंबन की दिशा में अगर हम बात करें तो तमाम तरह के कुटीर उद्योग ऐसे हैं जो आज भी महिलाओं पे निर्भर हैं। अगर कृषि देखा जाए तो 70% महिलाओं पे आधारित होती है, क्योंकि वो महिलाएं ही संभालती हैं। भंडारण देखा जाए तो वो महिलाएं ही संभालती हैं। इसी तरह से बहुत सी आईटी फील्ड देख लिया जाए, ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की है, आज लड़कियों का 30 से 40% का उसमें हिस्सा है भारत में। और भारत में जो लड़कियों का जो हिस्सा है वो मल्टीनेशनल कंपनियों में है, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनियों के माध्यम से विदेश की भी सेवा लड़कियां कर रही हैं। तो लड़कियां बहुत सरकार ने इस तरह से उनको आगे बढ़ाया है, योजनाओं के माध्यम से, रोजगार के माध्यम से, कानून के माध्यम से, और उनको दी गई सुविधाओं के माध्यम से, कि उनका सशक्तिकरण आज हो रहा है। आपसे मिलकर वाकई बहुत ही अच्छा लगा। आप बहुत ही एक प्रखर वक्ता हैं, और प्रखर वक्ता के साथ साथ आप एक हमारे सामने जीती जागती महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल हैं। आपसे मिलकर वाकई बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आगामी भविष्य को लेकर के। आप ऐसे इस महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में काम करते रहें। तो दोस्तों, सुनते रहें, देखते रहें रेडियो गोरखपुर 90.8। गुनगुनाओ अपने धुन।